हेलो नमस्कार साथियों, दुष्यंत सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। साथ ही साथ अभिजय बैच के आलोक में भी आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग भलीभांति परिचित हैं कि हाल ही में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो कैलकुलेशन की हैं उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बंगाल विजय है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल विजय को हमने पूरा कैलकुलेट कर लिया है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल विजय के आगे का जो आपका चैप्टर यहाँ पे बन के आएगा, तो आगे का जो चैप्टर आपका बन के आएगा उसको आप एक नाम देने की बात करेंगे। और जब आप उसको नाम देने की बात करेंगे तो आप कहेंगे कि चैप्टर अब आपका बनेगा आंग्ल मैसूर संघर्ष, दैट मीन्स एंग्लो मैसूर वार। और ये जो आंग्ल मैसूर संघर्ष जैसा चैप्टर आपके सामने आता है, इस चैप्टर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी है और लगातार इस चैप्टर से आपसे क्या है, आपकी परीक्षाओं में सवाल पुटअप किए जाते हैं। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि आंग्ल मैसूर संघर्ष में जिस मुस्लिम करैक्टर को आपको थोड़ा प्रमोट करके चलना पड़ेगा, या जिस मुस्लिम करैक्टर के बारे में आपको थोड़ा प्रशंसाओं से भरी हुई अलग अलग प्रकार की चर्चाएं आपको करके चलनी पड़ेंगी, तो आपका व्यवहार बिल्कुल भी सांप्रदायिक नहीं होना चाहिए। ये बातें हम समझ पा रहे हैं क्योंकि लगातार इन बातों पे हमने क्या है, अलग अलग प्रकार की कक्षाओं में क्या है, आपको गाइडेंस देने का कार्य किया होगा, या अलग अलग प्रकार की कक्षाओं के माध्यम से हमने आपको समझाने का कार्य किया होगा कि विद्यार्थी जीवन में आपका केवल एक ही परिचय है कि आप विद्यार्थी हैं। हम अध्यापन कर रहे हैं तो अध्यापन करते हुए हमारा एक ही परिचय है कि हम अध्यापन कर रहे हैं। यानी कि मैं फिर वही आपको समझाऊंगा कि विद्यार्थी जीवन में आपका कोई जातिगत परिचय नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी जीवन में आपका कोई धर्म आधारित परिचय नहीं होना चाहिए। कल के दिन आप ईश्वर की कृपा के आलोक में अध्यापक बने, या अन्य विद्यार्थीगण जो अभिजय बैच के साथ अपना जुड़ाव किए हुए हैं, जो स्क्रीनिंग परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बाकी जो आपके एग्जामिनेशंस हैं उनकी तैयारी कर रहे हैं, तो जब आप सरकारी सेवक बनने का कार्य करोगे, अलग अलग प्रकार के जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं वहां आप अपना जुड़ाव करके चलोगे, तो वहां भी आपकी जो पहचान होनी चाहिए या तो आगे जाकर के अध्यापक के रूप में होनी चाहिए, या एक व्यवस्थित और अनुशासित सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी के रूप में होनी चाहिए। हम ये बात मान के बिल्कुल नहीं चल सकते कि मामला एक मुस्लिम करैक्टर का बना हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा प्रशंसा करके नहीं चलनी है, या हमें प्रशंसाओं से भरी हुई चर्चाएं करके नहीं चलनी है, या बिल्कुल कई बार कुछ ऐसा भी कहने का मन हो जाता है कुछ लोगों का, है ना, कि भाई हम ये जो एक मुस्लिम करैक्टर वाली कैलकुलेशन है, इस मुस्लिम करैक्टर वाली कैलकुलेशन को बिल्कुल स्किप करके चलेंगे, या इसके बारे में अपना ध्यान जो है बिल्कुल भी आकर्षित करके नहीं चलेंगे। ऐसा हमको नहीं करना है, ऐसा हमको बिल्कुल भी करके नहीं चलना है, क्योंकि मामला हैदर अली का है, मामला टीपू सुल्तान का है। तो हैदर अली का मामला हो चाहे टीपू सुल्तान का मामला हो, हम इनको आधार बना करके किसी भी प्रकार की कोई सांप्रदायिक चर्चा करके नहीं चलेंगे। हमारा ध्यान सांप्रदायिकता की ओर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमारा ध्यान इतिहास के एक व्यवस्थित चरित्र की ओर आ जाना चाहिए। अगर वाकई में इतिहास आपको यह पढ़ाने की या समझाने का प्रयास कर रहा है कि हैदर अली के पास एक बहुत अच्छी डिप्लोमेटिक पावर रही है, अगर वाकई में इतिहास आपको ये पढ़ाने की कोशिश में है, या इतिहास आपको ये समझाने की कोशिश में है कि अंग्रेजों को भारत में पहली बार हराने का जो कार्य किया था तो हैदर अली ने किया था, तो हम हैदर अली को भारतीय जनमानस मान के चलेंगे। और हम हैदर अली को भारतीय जनमानस मानते हुए यह गौरवान्वित महसूस करने की बात करेंगे कि अंग्रेजों को भारत में हार का सामना करना पड़ा, और अंग्रेजों को जब भारत में हार का सामना करना पड़ा तो फर्स्ट डिफीट जो अंग्रेजों के सामने आएगी वो मैसूर की ओर से ही आएगी। लेकिन जैसा मैंने लास्ट डिस्कशन में आपको बताया होगा कि आंग्ल मैसूर संघर्ष की चर्चा जो है ये आपको एक क्लास में करके नहीं चलनी है, इसको हम दो पार्ट में क्या डिवाइड करके चलेंगे। पहला पार्ट जो आपका बनेगा, तो पहले पार्ट में आप मैसूर को अच्छी तरीके से कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे। आपको मैसूर के ज्योग्राफिकल रेफरेंसेस आपको लेकर के चलने पड़ेंगे, क्योंकि वहां से सवाल आपको बनते हैं, मिलते हैं।
भारतीय मानचित्र पर मैसूर को आप कहां कैलकुलेट करके चलेंगे, ये बात आपको बता के चलनी पड़ेगी। और मैसूर को जब हैदर अली साहब का नेतृत्व मिलेगा तो उसके बाद जो आसपास के पड़ोसी राज्य हैं उनमें किस प्रकार की बेचैनियां पैदा होंगी, आखिर कंपनी मैसूर के साथ संघर्ष की स्थिति में क्यों आना चाहती है, ये तमाम प्रकार की जो बातें हैं आपको यहां पर बतला करके चलनी पड़ेगी। हमको हमेशा से भरोसा रहता है कि हम जो भी आप कह सकते हैं कि मानवीय शिक्षाएं या जो भी नैतिक शिक्षाएं या जो भी ऐसी शिक्षाएं जो नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण हैं आपके सामने रखने का कार्य करते हैं, तो आप उन बातों को समझते भी हैं और आप उन बातों के अकॉर्डिंग संपूर्ण व्यवहार ना सही लेकिन आप एक सकारात्मक व्यवहार अवश्य करके चलते हैं। क्योंकि मामला केवल क्लास डिलीवर करने का नहीं है, या मामला केवल ये नहीं है बताने का कि अभिजय बैच के अंतर्गत हमने इतनी सारी क्लासेस आपको दे दी हैं। मामला इस बात का बनना चाहिए कि हर क्लास में, हर डिस्कशन में बारीकियां जो हैं उनको बाहर निकाला जाए और बारीकियों को बाहर निकाल के आपको कुछ सिखाया जाए, ताकि टॉपिक के बारे में जो आपकी जागरूकता है वो जागरूकता कोई सामान्य जागरूकता न रह जाए, बल्कि आपको गहराई में जाकर के अपने आप को जागरूक करने का मौका मिले। और सबसे बड़ा उद्देश्य है जो हमारा यहां पर रहता है, जब हम आपके लिए ये क्लास रिकॉर्ड करते हैं और आपके लिए इस चर्चा को क्या है रखने का काम करते हैं, इस चर्चा का आपके सामने प्रस्तुतिकरण करने का काम करते हैं, तो हमारे दिमाग में डेली हमेशा पहले एक बात आती है कि कार्य ऐसा हो जाना चाहिए ताकि हमारे विद्यार्थियों के मन में, उनके व्यक्तित्व में एक जिज्ञासा पैदा हो, वो अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर मान के ना चले। साथ ही हम नहीं आपके केवल, हम ये कभी कहेंगे भी नहीं आपसे कि आप संपूर्ण तौर पर हम पर ही निर्भर हो जाइएगा। आप अपने विद्यार्थी जीवन में जो आपके लिए सर्वोत्तम विकल्प आपके सामने आते हैं, आप उन सर्वोत्तम विकल्पों का चुनाव करके चलेंगे। हम जो कार्य आपके लिए कर रहे हैं, ये कार्य हो रहा है, ये कार्य आगे भी होता रहेगा और ये कार्य चलता रहेगा। यहां से जितना लाभ आपको लेकर के चलना है उतना लाभ आप लेकर के चले, लेकिन हम आपको बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपकी संपूर्ण निर्भरता हमारे ऊपर आ जानी चाहिए। हम तो आपको यह कहेंगे कि आपको अधिकार है, ये आपका अधिकार बनता है कि आप अपने तैयारी को सही दिशा दिए जाने के संदर्भ में या आप अपनी तैयारी को सही गतिशीलता दिए जाने के संदर्भ में सर्वोत्तम से सर्वोत्तम जो विकल्प हैं आप उनका चुनाव करके चलिएगा। तो चैप्टर का नाम बोलता है आंग्ल मैसूर संघर्ष। तो सबसे पहले हम आपको यहां पर यह सिखाना चाहेंगे कि देखिए ये चैप्टर आपके सामने आते रहेंगे। जैसे अब आंग्ल मैसूर संघर्ष आपके सामने आएगा, फिर आंग्ल मराठा संघर्ष आपके सामने आएगा, फिर आंग्ल पंजाब संघर्ष आपके सामने आएगा, फिर आंग्ल नेपाल संघर्ष आपके सामने आएगा। ये चीजें धीरे धीरे क्या है आगे की ओर बढ़ती रहेंगी। और इन चैप्टर्स को कैलकुलेट करने का सबसे बड़ा मतलब यह बनता है कि इन चैप्टर्स के बिहाफ पे हम ये समझ के चलते हैं कि भारत में कंपनी का जो प्रॉपर ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हुआ था वो किस तरीके से हुआ था। यह बात आज ही दिमाग में स्टैब्लिश कर लो। भारत में अंग्रेजों का जो भी भौगोलिक विस्तार है वो ब्रिटिश क्राउन के शासन के अधीन नहीं है, बल्कि कंपनी के शासन के अधीन है। तो जब आप इस प्रकार के चैप्टर्स को कैलकुलेट करने की बात करते हो तो ये बात समझाना अपने आप को या इस बात को प्रमाणित करना काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है कि भारत में कंपनी की ओर से ही भौगोलिक विस्तार की नीतियां अपनाई गई। जब आप कभी 1857 का विद्रोह पढ़ने की बात करेंगे, उसके बाद 1858 का एक्ट आपके सामने आएगा और 1858 के एक्ट के बिहाफ पे भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाएगा और भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश क्राउन के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ जाएगा। तो जैसे ही भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन आप दिखाने की बात करेंगे, उसके बाद जो आपके ब्रिटिशर्स हैं ये ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की पॉलिसी नहीं अपनाते हैं। जो भी ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन हुआ मेरे प्यारे साथियों वो 1856 तक हुआ। 1856 के बाद इनके व्यवहार बदल जाते हैं। तो ये जो चैप्टर्स आपके सामने आते हैं, इन्हीं चैप्टर्स के व्याप पे हम ये बात समझा पाते हैं कि कंपनी के अधीन ही भौगोलिक विस्तार की नीतियां अपनाई गई। और जैसे आंग्ल मैसूर संघर्ष आपका हो जाता है, आंग्ल मराठा संघर्ष आपका हो जाता है, आंग्ल पंजाब संघर्ष आपका हो जाता है, आंग्ल नेपाल संघर्ष आपका हो जाता है। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज आपके सामने आती हैं, इन एक्टिविटीज के बिहाफ पे आप ये समझा करके चलते हैं कि कंपनी
इनके थ्रू क्या है, अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करके चली है। अब इनके अलावा कुछ और भी पॉलिसीज आपके सामने आती हैं, जैसे सहायक संधि की नीति आपके सामने आएगी। तो सहायक संधि की नीति भी आपको यही बताने का कार्य करेगी कि कंपनी ने अपना ज्योग्राफिकली तौर पर एक्सपेंशन कैसे किया, लेकिन सहायक संधि की नीति की बारीकियां कुछ अलग हैं। लेकिन हां, राज्य हड़प की नीति को आधार बनाकर के आप ये कह सकते हैं कि कंपनी का जो भौगोलिक विस्तार है उसके साथ क्या रखेगी, अपना प्रत्यक्ष संबंध लेकर के चलेगी। एक आपके सामने पॉलिसी आएगी एलिगेशन ऑफ बैड गवर्नेंस, जिसको हिंदी में आप क्या कहते हैं, कुशासन का आरोप कहते हैं। वो भी आपको ये बताने का कार्य करेगी कि कंपनी का ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन कैसे हो रहा था या किस प्रकार से हो रहा था। तो ये दो प्रकार के कैलकुलेशन आपको करके चलनी पड़ेंगी, और दोनों प्रकार के कैलकुलेशन क्या काफी लेंथी हैं। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारी वैल्यूज कितना टाइम टेकन बन रहा है, हमको मिलकर के ये देखना है कि हम कितने सकारात्मक निष्कर्ष निकाल पा रहे हैं, और हमको इंडिविजुअली ये देख करके चलना पड़ेगा कि हम अपने विद्यार्थियों को कितनी गहराई में जाकर के जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो चैप्टर का नाम आपका बनेगा, तो चैप्टर का नाम आपका क्या बनेगा, आप हिंदी में क्या कहेंगे, आंग्ल मैसूर संघर्ष कहेंगे। हिंदी में आपको क्या कह के चलना पड़ेगा मेरे प्यारे साथियों, आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष आपको यहां पर क्या है, क्या करके चलना पड़ेगा, है ना। तो इस हेडिंग को कैलकुलेट करने का मतलब ये होता है कि आंग्ल का मतलब क्या होगा, कंपनी होगा, और आंग्ल के सामने जो कुछ लिखा रहेगा उसका मतलब क्या होगा, रीजनल पॉलिटिकल पावर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की एक क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति। आज मैसूर है, अगले वाले चैप्टर में क्या हो जाएगा, मराठा हो जाएगा, अगले वाले चैप्टर में क्या हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा। इसी को इंग्लिश में आप क्या कहेंगे, इसी को इंग्लिश में आप कहेंगे एंग्लो मैसूर वार। इसी को इंग्लिश में आप क्या कह के चलेंगे, एंग्लो मैसूर वार। एंग्लो मैसूर वार आप इसको इंग्लिश में कहने का प्रयास करेंगे। पूरा टाइम अगर आप लेकर के चलेंगे तो पूरा टाइम जो होगा, कैलकुलेशन जो स्टार्ट होंगी, है ना, 1767 से लेकर के ये पूरा टाइम आपका कहां तक जाएगा, 1799 AD तक आपका जाएगा। इसमें 4 प्रकार के जो आंग्ल मैसूर संघर्ष हैं उनकी कैलकुलेशन आपको करके चलनी पड़ती है। क्या बताया हमने, इसमें 4 प्रकार के जो आपके आंग्ल मैसूर संघर्ष हैं उनके रेस्पेक्टिव एंड वेरी रेलिवेंट आपको कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहली कैलकुलेशन हमको क्या करनी है, सबसे पहली कैलकुलेशन हमको यहां पर ये करके चलनी है, यहां पर हल इसी का विस्तारित रूप हम आगे अभी आपको दिखाएंगे। यहां पर आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय मानचित्र पर जो मैसूर है, मैसूर के कैलकुलेशन आखिर आप कहां करके चलोगे, क्योंकि यहां पर मैपिंग आपको लेकर के चलना पड़ेगा, और जितनी गहराई में जाकर के आप थोड़ा मैपिंग यहां पे लेकर के चलेंगे उतनी गहराई में जाकर ही क्या है, आप अपने आप को प्यार के साथ क्या है, जागरूक कर पाएंगे, यानी कि आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना यहां पर क्या है, नहीं करके चलना पड़ेगा। तो भारतीय मानचित्र पर मैसूर को आप किस तरीके से कैलकुलेट करके चलेंगे, यह आपकी क्या बन जाएगी, मेजर नेसेसिटी यहां पे बन जाती है। तो देखो ये जो आपका यहां पर मॉडर्न कर्नाटका है, ये जो आपका क्या है यहां पर मॉडर्न कर्नाटका है, मॉडर्न कर्नाटका यानी कि जो आपका आधुनिक कर्नाटक है। तो जो आपका आधुनिक कर्नाटक बनता है बस वही क्या आपका, आप उसको मैसूर मान के चलेंगे, वही क्या है, आप उसको क्या मैसूर मान के चलेंगे। और अच्छी बात तो ये रहेगी कि जो मॉडर्न कर्नाटका का जो आज का मिडिल पोर्शन है और जो आपका क्या है दक्षिणी क्षेत्र है, वहां प्रॉपर कैलकुलेशन किसकी होती है, मैसूर की प्रॉपर कैलकुलेशन होती है। लेकिन कहने का एक तरीका यह भी हो जाता है कि भाई जो मॉडर्न कर्नाटका है, तो मॉडर्न कर्नाटका के साथ ही आप क्या एडअप करके चलेंगे, आप जो है मैसूर को क्या एडअप करके चलेंगे। तो एक बात तो आपको यह बता के चलनी है। अच्छा होता क्या है परीक्षाओं में, परीक्षाओं में कई बार क्या हो जाता है कि इस चीज को आधार बना करके, इस चीज को आधार बना करके जो चीज हमने यहां पर कैलकुलेट की है कि भारतीय मानचित्र पर आप मैसूर को कहां कैलकुलेट करके चलेंगे, तो भारतीय मानचित्र पर आप मैसूर को कहां कैलकुलेट करके चलेंगे, तो उसकी कैलकुलेशन हम थोड़ी यहां पे क्या है करके चलते हैं। ठीक है, होता क्या कि एक सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा। जो आज का आपका मैसूर है, इसी भौगोलिक क्षेत्र में कभी आपको क्या दिखाई पड़ा, विजयनगर साम्राज्य है। कभी आपको क्या दिखाई पड़ा, विजयनगर साम्राज्य आपको दिखाई पड़ा।
कभी आपको क्या दिखाई पड़ा साथियों? विजयनगर साम्राज्य आपको दिखाई पड़ा। यह सीक्वेंस आपको बनाना पड़ेगा जो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में आप कैलकुलेट करके चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य को रिप्लेस करने का काम कौन करेगा? तो अगला जो बनेगा उसको आप क्या कहेंगे? वाडियार वंश कहेंगे। क्या कहेंगे? वाडियार वंश कहेंगे। क्या कहेंगे? वाडियार वंश कहेंगे। और इस वाडियार वंश को रिप्लेस करने का काम कौन करेंगे? तो उसको प्रॉपर कहा जाता है हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर। हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर, या खाली आप इसको क्या कह सकते हैं? मैसूर भी आप इसको कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कई बार क्या वो सीक्वेंस बनाता है आपके सामने, और सीक्वेंस के बिहाफ पर क्या आपको थोड़ा कंफ्यूज्ड करने की बात करता है। तो यहां भारतीय मानचित्र पर लाकर के आप ये कैलकुलेशन करने का प्रयास अवश्य करेंगे कि जो मॉडर्न कर्नाटका है, तो मॉडर्न कर्नाटका ही आपका क्या बनता है? मैसूर बनता है ना। और जहां पर हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर को आपको कैलकुलेट करके चलना है, ये वही भौगोलिक क्षेत्र है जहां कभी आपको क्या दिखाई पड़ा? विजयनगर साम्राज्य आपको दिखाई पड़ा। विजयनगर साम्राज्य के बाद जो रिप्लेसमेंट की बात करेंगे, तो जो एक मेजर वन जो पॉलिटिकल डायनेस्टी आपको दिखाई पड़ेगी, जो मुख्य राजनीतिक वंश आपको दिखाई पड़ेगा, वाडियार वंश आपको दिखाई पड़ेगा। और फाइनली वाडियार वंश को रिप्लेस करने का काम कौन करेंगे? हैदर अली करेंगे। तो हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर, आप यहां पे क्या है? इस चीज को कह सकते हैं। यहां कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब देखिए मामला बनेगा क्या? मामला यह बनेगा कि अगली कैलकुलेशन हम यहां पर क्या इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ताकि हमारे जो सीक्वेंसेस हैं एक तो वो निगेटिव ना हो, और अच्छे से हम सारी की सारी जो बातें हैं बहुत प्यार से क्या है यहां पर कैलकुलेट करके चले, ताकि हमें जो है अनावश्यक रूप से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। अब देखिएगा कि हम इस चीज को किस रूप में कैलकुलेट करके चलने वाले हैं। होगा क्या कि एक कैलकुलेशन आप क्या करेंगे यहां पे? इस तरीके से वाडियार वंश की करेंगे। एक कैलकुलेशन किसकी करेंगे? वाडियार वंश की कैलकुलेशन करेंगे। वाडियार वंश, ओके। और वाडियार वंश में ही हम 4 प्रकार के कैरेक्टर्स यहां पे लेके चलेंगे। वाडियार वंश के जो शासक हैं उनका नाम क्या मिलेगा आपको? उनका नाम आपको मिलेगा चिक्का कृष्णराज। चिक्का कृष्णराज। और यहीं पर जो शासक हैं उनके कौन मिलेंगे आपको? वित्त मंत्री मिलेंगे। कौन मिलेंगे? वित्त मंत्री मिलेंगे। तो वित्त मंत्री का संदर्भ आप किस रूप में लेके चलोगे? नंदराज के रूप में। किस रूप में लेके चलोगे? नंदराज के रूप में लेके चलोगे। और इन्हीं के आपको यहां पर क्या मिलेंगे? इन्हीं के यहां पर आपको क्या मिलेंगे? एक सेनापति मिलेंगे। चिक्का कृष्णराज के क्या मिलेंगे साथियों? कमांडर मिलेंगे, यानी कि सेनापति मिलेंगे। और सेनापति जो मिलेंगे उनका नाम क्या होगा? देवराज होगा। क्या होगा? देवराज होगा। देवराज होगा। और एक करैक्टर और हम जोड़ के चलेंगे कि जो आपके चिक्का कृष्णराज हैं उनके एक सैनिक आपको दिखाने, उनके क्या है? एक सैनिक आपको दिखाने, एक सैनिक आपको दिखाने। और जो सैनिक हैं उनका नाम क्या होगा? यहां पर हैदर अली होगा। जो सैनिक हैं उनका नाम क्या होगा? यहां पर जो सैनिक हैं उनका नाम क्या होगा? यहां पर हैदर अली होगा। तो आगे बढ़ने का तरीका यह होगा कि आप सारी की सारी कैलकुलेशन वाडियार वंश को आधारित बना करके करें। वाडियार वंश के शासक आपको दिखाने पड़ेंगे चिक्का कृष्णराज। वित्त मंत्री आपको कौन दिखाने पड़ेंगे? नंदराज। और सेनापति आपको कौन दिखाने पड़ेंगे? देवराज। और एक सैनिक के रूप में आप किसको दिखाएंगे? हैदर अली को आप दिखाने की बात करेंगे। अब इसी चर्चा को आधार बनाते हुए आप थोड़ा हैदर अली की जो योग्यताएं हैं या हैदर अली की जो कैपेबिलिटीज हैं आप उनको थोड़ा बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। और जब इनकी योग्यताओं को या इनकी कैपेबिलिटीज को आप बाहर निकालने का प्रयास करेंगे तो फिर आपका ध्यान कहां चला जाना चाहिए? आपका ध्यान कहां चला जाना चाहिए? भाई आपका ध्यान यहां चला जाना चाहिए कि असल में जो हैदर अली जैसा व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहा है, असल में जो हैदर अली जैसा व्यक्ति आपको दिखाई पड़ रहा है, तो हैदर अली के साथ अब आप क्या जोड़ेंगे? हैदर अली के साथ आप क्या जोड़ के चलेंगे? तो आपको जोड़ के चलना पड़ेगा फ्रांसीसियों का सहयोग। हैदर अली के साथ आपको क्या जोड़ के चलना पड़ेगा? भी फ्रांसीसियों का सहयोग आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। फ्रांसीसियों का सहयोग आपको जोड़ के चलना पड़ेगा।
हमने जब कर्नाटक युद्ध आपके सामने रखे थे तो हमने ये बात बताई थी कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों को लगातार जो बड़ी चुनौतियां मिल रही थी वो फ्रांसीसियों की ओर से मिल रही थी। हालांकि जब तीनों प्रकार के कर्नाटक के युद्ध आपने कैलकुलेट कर लिए थे तो वहां अंत तक आते आते आपने ये सिद्ध कर दिया होगा उस चर्चा में कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को कमजोर बनाने का कार्य कर दिया था। लेकिन ये कहानी क्या है, ये कहानी जो है ये थोड़ा है तो खैर लगभग में उसी समय के अराउंड की है, लेकिन जो आपका फ्रेंच कोऑपरेशन है ये आपको यहां पे जोड़ करके चलना पड़ेगा। किसके साथ? हैदर अली के साथ फ्रांसीसियों का सहयोग आपको जोड़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये बात अभी अलग तरीके से कैलकुलेट होने वाली है। और हैदर अली को समय क्या देंगे? हैदर अली को समय देंगे क्या? बहुत आया है आपके परीक्षाओं में 1755 एडी का समय देने की बात करेंगे, 1755 एडी का समय देने की बात करेंगे। भाई भूलना मत, ये तो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। और हैदर अली साहब क्या है? फ्रांसीसियों का सहयोग पाकर के 1755 ईस्वी में, है ना, डिंडीगुल में क्या है? डिंडीगुल में एक आधुनिक क्या कहेंगे? डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की। डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना की। ये हैदर अली नाम के व्यक्ति का क्या है? ये योग्यता का परिचय है। यानी कि 1755 के समय में जो हैदर अली हैं वो वाडियार वंश के एक राजा, एक शासक चिक्का कृष्णराज के अधीन एक सैनिक के रोल में है, एक सैनिक की भूमिका में है, लेकिन उन्होंने फ्रांसीसियों के साथ अपने आप को जोड़ लिया और फ्रांसीसियों का कोऑपरेशन लेते हुए 1755 ईस्वी में डिंडीगुल नामक स्थान पर एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना कर दी। यानी कि एक ऐसी सैनिक व्यवस्था या एक ऐसी सैन्य व्यवस्था जो यूरोपियन मॉडल पर क्या है? आधारित रही है। इसकी कैलकुलेशन हम तब अलग से करेंगे जब हम आपको पंजाब पढ़ा के दिखाएंगे, क्योंकि पंजाब के समय में यह कैलकुलेशन बनती है। इस पर अलग से हम क्या है डिस्कशन करके चलने वाले हैं। अब आप एक सैनिक के रोल में हैं, आप एक सैनिक की भूमिका में हैं, फ्रांसीसी आपका कोऑपरेशन करके चल रहे हैं और फ्रांसीसियों का सहयोग प्राप्त करते हुए आप डिंडीगुल में क्या है? एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना करके चल रहे हैं। यानी कि लोग आपकी ओर खींच करके आएंगे। अब आपने ऐसा काम करके दिखा दिया है कि लोग क्या है? आपकी ओर बढ़ेंगे। अब यहां पर मामला क्या? यहां पर मामला यह है कि जो आप वित्त मंत्री और सेनापति दिखाने की बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री के रूप में कौन? नंदराज हैं, और जो सेनापति कौन है? देवराज हैं। जब आप इन दोनों को कंबाइन करने की बात करोगे, तो इन्हों में क्या मिलेगा? ये क्या है? इनके साथ क्या जोड़ेंगे? नाराजगी का धरातल। इनके साथ क्या जोड़ने की बात करेंगे आप? नाराजगी का धरातल जोड़ने की बात करेंगे। और ये जो आपका नाराजगी का धरातल है ये किसके विरुद्ध है? तो ये किसके विरुद्ध है भाई? ये चिक्का कृष्णराज के विरुद्ध है। ये किसके विरुद्ध है? ये चिक्का कृष्णराज के विरुद्ध है। यानी कि एक राजा, एक शासक के ही दो मजबूत जो आपके मंत्री हैं, वित्त मंत्री और सेनापति, वो अपने राजा के शासन से ही क्या है? नाखुश हैं। अपने राजा के शासन से ही क्या है? नाराज हैं। और चाहते क्या हैं? चाहते ये हैं कि भाई हम इसको हटा दें। आप सोचो, किसी भी राजा के जो एक तरीके से मजबूत जो मंत्री हैं वो वित्त मंत्री माने जाते हैं या आपके सेनापति माने जाते हैं, है ना? एक सेनापति हैं, एक वित्त मंत्री हैं, लेकिन दोनों ही अपने राजा के कार्य करने के तौर तरीकों से क्या है? काफी नाराज हैं, डिससैटिस्फैक्शन आया हुआ है। लेकिन अब ये सपोर्ट किसको करें? मुद्दा इस बात का बनेगा ना कि अपने राजा की खिलाफत तो करना चाहते हैं, लेकिन अपने राजा की खिलाफत करते हुए अगर आप सपोर्ट करने की बात करेंगे तो सपोर्ट आप उसको करेंगे जिसमें क्या हो? कैपेबिलिटीज हो, जिसके पास क्या हो? कैलिबर हो। तो कैपेबिलिटीज या कैलिबर किसके पास है इस समय? हैदर अली के पास है, क्योंकि ये सेनापति हैं, इनका जुड़ाव इनके साथ है और इनके अंडर में काम कौन कर रहा है? हैदर अली कर रहा है। और जैसे ही हैदर अली ने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल में एक आधुनिक शास्त्रागार की स्थापना करा के दिखाई, बस वैसे ही ये दोनों लोग प्रभावित हो गए। किससे? हैदर अली से, कि भैया जिस योग्य व्यक्तित्व की तलाश हमको थी अपने राजा या अपने शासक के खिलाफ, वो जो योग्य व्यक्तित्व है वो हैदर अली के रूप में हमारे सामने आ चुका है। अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए।
अब हमें देरी नहीं करनी चाहिए, अब हमें अपना जो वेरी डीप सपोर्ट है वो हैदर अली के पक्ष में रख देना चाहिए। और यही बात हुई, यहां से लैंग्वेज क्या बनेगी, यहां से लैंग्वेज ये बनेगी कि हम ये कह सकते हैं इन दोनों मंत्रियों का सहयोग प्राप्त करते हुए, इन दोनों मंत्रियों का सहयोग प्राप्त करते हुए समय लेके चलेंगे हम 1761 एडी में, 1761 ईस्वी में, इसको भूलना नहीं है। 1761 एडी में हैदर अली ने अपने आप को मैसूर का, अपने आप को क्या कहेंगे भाई, अपने आप को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित किया, अपने आप को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित किया, अपने आप को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित किया, अपने आप को मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। तो यहां पर जो वर्ड से आधारित रेफरेंसेस हम आपके सामने रखने की बात कर रहे हैं, भाई ये मामला है बहुत ज्यादा परीक्षा उपयोगी। इस बात को आपको थोड़ा यहां पर कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा। यानी कि पहले तो आप वाडियार वंश के अंदर की कैलकुलेशन करेंगे, और वाडियार वंश के अंदर की कैलकुलेशन आपको शासक के रूप में इस रूप में करनी है, 2 मंत्री आप दिखाएंगे, और हैदर अली को क्या है, एक सैनिक के रूप में आप दिखाने की बात करेंगे। और ये यहां पर कहने की बात करेंगे कि चिक्का कृष्णराज के जो मंत्री आप दिखाने की बात कर रहे हैं, यानी कि नंदराज आपके सामने है, देवराज आपके सामने है, ये क्या है, ये अपने ही राजा के शासन से क्या है, डिससैटिस्फाइड हैं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक योग्य व्यक्तित्व की तलाश की, और योग्य व्यक्तित्व इनके सामने किस रूप में आया, हैदर अली के रूप में आया। क्यों आया, क्योंकि हैदर अली जैसा व्यक्ति अपने डिप्लोमेटिक चैनल का यूज करते हुए फ्रांसीसियों को अपने साथ जोड़ लेता है। डिप्लोमेसी बहुत ज्यादा अच्छी थी किनकी, हैदर अली साहब की। तो जब उन्होंने 1755 एडी में क्या है, डिंडीगुल में एक आधुनिक सात्रागार की स्थापना की, इंडिविजुअली, है ना, इंडिविजुअली। हालांकि फ्रांस का सहयोग है, लेकिन यहां आपको ताकत किसकी दिखानी है, यहां ताकत किसकी दिखाएंगे, आप हैदर अली साहब की ताकत दिखा के चलेंगे। तो इससे क्या होगा, ये इनका जो झुकाव है ये हैदर अली के पक्ष में आ जाएगा, ये फाइनली अपने शासक की खिलाफत कर देंगे। और इन्हीं दोनों मंत्रियों का सहयोग प्राप्त करते हुए, फ्रांस का सहयोग तो है ही है, इन दोनों मंत्रियों का सहयोग प्राप्त करते हुए 1761 ईस्वी में जो हैदर अली साहब हैं, उन्होंने अपने आप को क्या है, मैसूर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। यानी कि मैसूर की जो राजनीतिक कमान है जो हैदर अली के हाथों में आई, वो 1761 ईस्वी में आई। उम्मीद करते हैं कि इस ड्राफ्टिंग में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, और ये कैलकुलेशन इसी हिसाब से आ जानी चाहिए। ठीक है, जल्दबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। जल्दबाजी करोगे तो सारे मामले क्या हो जाएंगे, सकारात्मक से नकारात्मक हो जाएंगे, और मामले सकारात्मक से नकारात्मक नहीं होने चाहिए। एक यात्रा हम लोगों ने मिलकर प्रारंभ की है, और इस यात्रा का सकारात्मक निष्कर्ष तभी हमारे सामने आ पाएगा जब हम लोग एक दूसरे के भावों को समझने का कार्य करेंगे। आप केवल कक्षा को कक्षा मान के चले, बाकी किसी भी प्रकार की जो अननेसेसरी कैलकुलेशन है, आप लोग हमारा व्यवहार जानते हैं, हम आपको रोकेंगे, आप किसी भी प्रकार की अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की कोशिश ना करें। क्लास को क्लास समझें, और क्लास के माध्यम से क्या है, आप अपने आप को लाभान्वित करने का कार्य करेंगे। अब हमें यहां पर रफली क्या बनाना है, पहले दोबारा वही मैप बनाएंगे। अब कुछ स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन आपको क्या है करके चलनी पड़ेगी। अब कुछ क्या है, स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन करके आपको चलनी पड़ेगी इस तरीके से। ओके, अब देखो यहां पर आप एक काम करो, यहां जो आपने लिया है, यहां पे आपने क्या लिया है, मैसूर। और मैसूर का मतलब मैंने बताया था कि पूरा प्रॉपर कहेंगे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जो मॉडर्न कर्नाटका है, मॉडर्न कर्नाटका का जो आपका मिडिल पोर्शन है और जो आपका सदर्न पोर्शन है, वो आपका मैसूर बन जाएगा। और मैसूर के ठीक ऊपर
मैसूर के ठीक ऊपर, यानी कि जो आज के कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र है, जो आज के कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र है, मैसूर के ठीक ऊपर जो आज के कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र है, यहां पर आप लेके चलेंगे नवाब ऑफ कर्नाटका, नवाब ऑफ कर्नाटका। यहां पे आप क्या लेके चलेंगे, मद्रास लेके चलेंगे। यहां पे आप रफली क्या लेके चलेंगे, हैदराबाद लेके चलेंगे, हैदराबाद लेके चलेंगे। यहां पे आप क्या लेके चलेंगे, बंगाल लेके चलेंगे। और यहां ऊपर मराठाच लेके चलेंगे, यहां ऊपर क्या लेके चलेंगे, मराठाच लेके चलेंगे। ठीक है, ये लोकेशंस आपको क्या रफली बना लेनी है कि जो आज के कर्नाटका का मध्य क्षेत्र है और दक्षिणी क्षेत्र है वो प्रॉपर मैसूर हो जाएगा, और आज के कर्नाटका का जो उत्तरी क्षेत्र है वहां हम कर्नाटक के नवाब को कैलकुलेट करने की बात करेंगे। ये आपका इधर मद्रास हो जाएगा, ये आपका हैदराबाद हो जाएगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा, आपका मराठाज हो जाएंगे, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, आपका बंगाल हो जाएगा। अब सबसे पहली बात यहां पे आपको ये समझ के चलनी है कि आप ऐसा मान के चलेंगे कि जिस तरीके से बंगाल की विजय कंपनी के हाथों में आई है ना, यानी कि जिस तरीके से कंपनी ने बंगाल में अपनी एक्टिविटीज की और जिस तरीके से कंपनी ने बंगाल को धीरे धीरे अपने शिकंजे में लिया, उससे कंपनी का क्या है, विश्वास काफी ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि कंपनी का जो आत्मविश्वास है वो काफी ज्यादा क्या है, बढ़ गया है। तो पहली बात तो यही लिखेंगे, यहां पर प्रॉपर जो लैंग्वेजेज आपको बना के चलनी पड़ेगी। पहली बात आप ये लिख के चलेंगे कि कंपनी की बंगाल विजय ने, कंपनी की बंगाल विजय ने, कंपनी के बंगाल विजय ने उसके आत्मविश्वास में वृद्धि की, उसके आत्मविश्वास में, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि की, उसके आत्मविश्वास में वृद्धि की। अच्छा, यह भी कहना सीखो कि उसके आत्मविश्वास में वृद्धि की, तो इसका सही मतलब यहां पे हम क्या लेके चलने वाले हैं, तो इसका सही मतलब हम यहां पे ये लेके चलने वाले हैं कि भारतीयों में एकता का अभाव, भारतीयों में एकता का अभाव, भारतीयों में एकता का अभाव, भारतीयों में एकता का अभाव उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी, उनकी सबसे बड़ी कमजोरी। और अब कंपनी यह मान के चलेगी कि अगर हम इस सबसे बड़ी कमजोरी का लगातार फायदा उठाते गए, अगर हम इस सबसे बड़ी कमजोरी का लगातार फायदा उठाते गए, तो हमें भारत में अपना जो भौगोलिक विस्तार अब करना है, उस भौगोलिक विस्तार के लक्ष्य को प्राप्त करने में संभवतः हमें बड़ी चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से कंपनी बंगाल में अपने आप को इफेक्टिव जोन में लेकर के गई, तो उससे कंपनी के आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, और कंपनी के आत्मविश्वास में वृद्धि होने का सही मतलब आप क्या बता के चलेंगे कि अब कंपनी ये समझ चुकी है कि भारतीयों की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, आपसी एकता का अभाव। और अगर हम इसी सबसे बड़ी कमजोरी यानी कि आपसी एकता के अभाव को लगातार अपनी ताकत बना के चलेंगे, तो भारत में जो हमें अलग अलग प्रकार के भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करके चलना है, तो उस लक्ष्य की पूर्ति किए जाने के संदर्भ में संभवतः हमें अनावश्यक चुनौतियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या, दूसरी बात यह है कि अब अगर आप मैसूर को कैलकुलेट करने की बात करेंगे, तो मैसूर बराबर क्या हो जाता है, मैसूर बराबर क्या हो जाता है, मैसूर इक्वल हो जाता है मैसूर और प्लस क्या है आपके फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी। मैसूर अकेला नहीं है, यह कैलकुलेशन आपको यहां पर बिल्कुल हाईलाइट करके चलनी पड़ेगी
क्या बताया हमने? ये कैलकुलेशन क्या है, यहां पर आपको बिल्कुल हाईलाइट करके चलनी पड़ेगी कि अब मैसूर की कैलकुलेशन आप क्या करेंगे। तो मैसूर की जो कैलकुलेशन करेंगे तो मैसूर इक्वल क्या हो जाएगा, मैसूर इक्वल आपका हो जाएगा मैसूर प्लस कोऑपरेशन ऑफ फ्रेंच। यानी कि मैसूर के साथ क्या है, फ्रांसीसियों का सहयोग आप लेकर के चलेंगे और फ्रांसीसी दक्षिण भारत में अंग्रेजों के मसालों के व्यापार को लेकर के मुख्य प्रतिद्वंदी बने हुए हैं। और अंग्रेजों का भाव अब यह बनने वाला है कि साउथ इंडिया में जो भी क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां हैं जिनके साथ फ्रांसीसियों का सहयोग जुड़ा हुआ है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। क्या कहा मैंने? अब अंग्रेजों का भाव यह बनने वाला है कि साउथ इंडिया में जितनी भी ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पावर्स हैं जिनके साथ फ्रांसीसियों का सहयोग बना हुआ है, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह हुआ कि ये जो मैसूर के साथ फ्रांसीसियों का सहयोग है, ये जो मैसूर के साथ फ्रांसीसियों का सहयोग है, इसके साथ हम ये जोड़ के चल सकते हैं कि आंग्ल मैसूर संघर्ष प्रारंभ होने का एक कारण, प्रारंभ होने का एक कारण है। प्रारंभ होने का क्या है, एक कारण मान के चलेंगे। प्रारंभ होने का क्या है, एक कारण मान के चलेंगे आप लोग। ठीक है, यहां तक कोई समस्या का भाव आपको बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा होगा क्या कि मैसूर के नेतृत्व, मैसूर जो है, देखो जब मैसूर हैदर अली के नेतृत्व में क्या करेगा, बना के दिखा रहा हूं, कुछ समझना इस बात को। जब मैसूर हैदर अली के नेतृत्व में अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करने की बात करेगा, जब अपना क्या है भौगोलिक विस्तार करने की बात करेगा, जब वो अपना भौगोलिक विस्तार करने की बात करेगा, मैसूर जब हैदर अली के नेतृत्व में अपना ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करने की बात करेगा, यानी कि जब वो अपना भौगोलिक विस्तार करने की बात करेगा, तो आसपास की जो आपकी पॉलिटिकल पावर्स हैं, है ना, ये मराठास काफी ऊपर हो गए ड्राफ्टिंग में, लेकिन काफी पास में आपको लेकर चलना है। तो आसपास की जो आपकी पॉलिटिकल पावर्स हैं उनको परेशानी होगी कि अगर आपने हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर के भौगोलिक विस्तार की प्रक्रिया को नहीं रोका। क्या कहा हमने? अगर आपने हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर के भौगोलिक विस्तार की प्रक्रिया को अगर आपने नहीं रोका तो अंग्रेज क्या कहेंगे, भैया मद्रास हमसे जाने वाला है। अंग्रेज क्या कहेंगे, मद्रास हमारे हाथों से जाने वाला है। और मद्रास हमने पहले आपको बता रखा है कि साउथ इंडिया में अंग्रेजों की व्यापारिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र है। अब देखो मैसूर के दो एंगल आपके सामने आ रहे होंगे। एक तो मैसूर ने फ्रांसीसी सहयोग प्राप्त कर लिया है, अंग्रेज मैसूर के खिलाफ पहले से ही हो रखे हैं। अंग्रेज तो ये कह के चल रहे हैं कि साउथ इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पावर्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने साथ फ्रांसीसियों का सहयोग जोड़ा हुआ है, हम सबको घेरेंगे। क्योंकि दक्षिण भारत में मसालों के व्यापार को लेकर के जो हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी बना हुआ है, कौन बना हुआ है, वो मतलब आपके फ्रांसीसी बने हुए हैं। अब जैसे ही हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर अपना भौगोलिक विस्तार करने की बात करेगा तो अब दूसरा खतरा पैदा हो गया अंग्रेजों को। दूसरा खतरा पैदा क्या हो गया? दूसरा खतरा पैदा यह हो गया कि भैया कहीं ऐसा ना हो कि मद्रास हमारे हाथों से चला जाए। मद्रास अगर हमारे हाथों से चला गया तो साउथ इंडिया में मसालों के व्यापार की कहानी खत्म हो गई। उनको मद्रास की संप्रभुता का खतरा है। वो मैसूर के भौगोलिक विस्तार के समक्ष क्या है, मद्रास को बचाना चाहते हैं। वो क्या है, मद्रास को बचाना चाहते हैं। तो यहां पर हम ये कह के चलेंगे। अब अगली बात क्या कहेंगे, मैसूर के भौगोलिक विस्तार के समक्ष, मैसूर के भौगोलिक विस्तार के समक्ष, मैसूर के भौगोलिक विस्तार के समक्ष, मैसूर के भौगोलिक विस्तार के समक्ष अंग्रेजों को मद्रास की, अंग्रेजों को मद्रास की संप्रभुता, अंग्रेजों को मद्रास की संप्रभुता का खतरा, संप्रभुता का खतरा।
इसी प्रकार का सेंटेंस और आपको प्रयोग करके चलना है। आगे आप क्या कहेंगे, मैसूर के भौगोलिक विस्तार के समक्ष, मैसूर के भौगोलिक विस्तार के समक्ष कर्नाटक के नवाब, ये नवाब कौन होते थे, निजाम कौन होते थे, हमने एक क्लास में आपको बता रखे हैं। हैदराबाद के निजाम तथा मराठाओं को अपने अपने भौगोलिक क्षेत्रों की संप्रभुता का खतरा, अपने भौगोलिक क्षेत्रों की संप्रभुता का खतरा, यानी कि सब यही मान के चल रहे हैं कि भाई अगर हैदर अली के नेतृत्व में मैसूर जिस प्रकार से अपना भौगोलिक विस्तार की नीति को अपना करके चल रहा है, अगर हमने इस भौगोलिक विस्तार की नीति को रोका नहीं, अगर हमने इसको टैकल नहीं किया, तो सारा का सारा जो मामला क्या हो जाएगा, ये तो नकारात्मक हो जाएगा। हो सकता है कि हम अपने जो क्षेत्र हैं वो खो बैठे, हो सकता है कि हम अपने जो क्षेत्र हैं खो बैठे, है ना। एक बात और जोड़ के चलेंगे, वो बात आप क्या जोड़ के चलेंगे, वो ये होगा कि ये वाला क्या होता है आपका कोरोमंडल कोस्ट है, ये क्या आपका मालाबार कोस्ट है, तो ये भी यहां जोड़ के चलेंगे कि मालाबार तट का व्यापारिक प्रयोग भी अंग्रेज करना चाहते थे, व्यापारिक प्रयोग भी अंग्रेज करना चाहते थे, व्यापारिक प्रयोग भी अंग्रेज करना चाहते थे। तो ये तमाम प्रकार के वो रीजंस हैं, जिन्होंने आंग्ल मैसूर संघर्षों को बढ़ावा दिया। कंपनी के बंगाल विजय ने उसके आत्मविश्वास में वृद्धि की। अब कंपनी पूरी तरीके से इन बातों को पकड़ पा रही है कि भारतीयों में एकता का जो अभाव है, ये उनकी क्या है, सबसे बड़ी क्या है, कमजोरी है। ठीक है। और मैसूर बराबर क्या है, मैसूर प्लस फ्रेंच, यानी कि मैसूर ने अपने साथ जो फ्रांसीसी सहयोग जोड़ा हुआ है, इसको अलग से हमने हाईलाइट करके आपको दिखाया कि ये क्या है, एक ऐसा कारण है जो काफी ताकत यहां पे लिए हुए है। ऐसी बात नहीं है, एक ऐसा कारण है जो काफी ताकत यहां पे लिए हुए है। तो आप इसको एक कारण भी कह सकते हैं, या चलो पूरा बदलाव ही कर देते इसमें, तो इसको आप क्या कह सकते हैं, एक मुख्य कारण कह सकते हैं। एक मुख्य कारण तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, क्योंकि इस पर हमें ज्यादा वजन डाल के चलना है। एक मुख्य कारण, अब कोई दिक्कत नहीं है। मैसूर के भौगोलिक विस्तार के समक्ष अंग्रेजों को मद्रास की संप्रभुता का खतरा है। मैसूर के भौगोलिक विस्तार के समक्ष कर्नाटक के नवाब, हैदराबाद के निजाम और मराठाओं को अपने अपने भौगोलिक क्षेत्रों की संप्रभुता का खतरा है। और अंग्रेज ये जो आपका मालाबार कोस्ट है, इस मालाबार कोस्ट का क्या है, व्यापारिक प्रयोग भी करना चाहते थे। कुल मिलाकर के ये वो तमाम प्रकार की बातें हमने आपके सामने रखी, जिनको आधार बनाकर के आप यहां पर ये कह पाओगे कि आंग्ल मैसूर संघर्ष जो फाइनली आपके सामने आए हैं, उसमें कौन कौन से आपके रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स रहे हैं। ये हमने इस नाते बताया आपको क्योंकि हम उस भाव को समझ पा रहे हैं जो आपकी परीक्षाओं का बना हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, यहां पर कैलकुलेशन करके चलनी पड़ेगी। आप इस कैलकुलेशन का क्या लेंगे, एक बढ़िया वाला लेंगे, स्क्रीनशॉट तुरंत एकदम। हो गया होगा। चलो अब यहां से इस चर्चा में एक हल्की सी कैलकुलेशन और कर लेते हैं। एक हल्की सी कैलकुलेशन और करके चलेंगे हम। बाकी कैलकुलेशन क्या होंगी आपकी, वो नेक्स्ट क्लास में होंगी।
अब ये तमाम प्रकार के रीजन्स हमने आपके सामने दिखा दिए। जब आप इनको सामूहिक तौर पर अपनी चर्चा का विषय बनाने का कार्य करोगे तो आपको ये बताना काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाएगा या काफी ज्यादा आसान हो जाएगा कि आंग्ल मैसूर संघर्ष जो पनपे हैं उनके पीछे कारण क्या है। अब मामला देखो होगा क्या, कारण आपके सामने आ गए हैं, तो अब यहां पर आप बना सकते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष। आज केवल इसी को डिस्कस करेंगे, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष, प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष। समय क्या लेके चलेंगे, प्रॉपर 1767 एडी से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, 1769 एडी तक जाएगा। यह 1769 का जो समय है ना, यह समय बिल्कुल बहुत ज्यादा आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। अब होगा ये कि प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष में क्या है, सबसे पहले आप कैलकुलेशन किस चीज की करेंगे, 1766 एडी की आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 1766 ईस्वी में क्या हुआ, एक संयुक्त मोर्चे का गठन आपको दिखाना है। एक संयुक्त मोर्चे का गठन, एक संयुक्त मोर्चे का गठन, एक संयुक्त मोर्चे का गठन आपको दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, इसको दिखाने का तरीका ऐसे है कि एक तरफ क्या रहेगा आपका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने साथ किसको मिलाएगी, कर्नाटक का नवाब, कर्नाटक का नवाब प्लस अपने साथ किसको मिलाएगी, हैदराबाद का निजाम, हैदराबाद का निजाम। यहां नामों को लेकर के कोई जरूरत नहीं, कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे। प्लस क्या आपके मराठास, यानी कि मराठा, यानी कि अभी हम देख रहे थे ना कि सबको अपने अपने भौगोलिक क्षेत्रों की संप्रभुता का खतरा है, तो सबका कॉमन एनिमी कौन हुआ, सबका कॉमन एनिमी कौन हो जाता है, तो सबका जो कॉमन एनिमी है कौन हो गया, मैसूर हो गया। और किसके नेतृत्व में हो गया, हैदर अली के नेतृत्व में हो गया। तो सारे के सारे क्या आपस में मिल गए 1766 में, और सारे के सारे जब आपस में मिले 1766 में, तो इन्होंने एक ज्वाइंट अलायंस बनाने का कार्य किया, यानी कि इन्होंने क्या है, एक संयुक्त मोर्चा बनाने का कार्य किया। और ये जो आपका संयुक्त मोर्चा है, ये किसके अगेंस्ट काम करेगा, ये किसके विरुद्ध काम करेगा, ये किसके अगेंस्ट काम करेगा, मैसूर के खिलाफ काम करेगा, मैसूर के विरुद्ध। इसको कार्य किसके विरुद्ध करना था, मैसूर के विरुद्ध कार्य करना था। अब यहां पर एक चर्चा हम हमेशा क्लास में रखते रहे हैं कि मान लीजिए आपने किसी को थोड़ा किसी की पिटाई कर दी है, दो चार लगा दिए। अब सीधी सी बात, अभी जिसको आपने दो चार लगाए हैं तो वो आपसे नाखुश तो रहेगा, क्या काम ने, किसी को आपने दो चार लगाए हैं तो आपसे क्या रहेगा, नाखुश तो रहेगा। लेकिन 10 मिनट बाद हमने क्या देखा, मान लीजिए 10 मिनट बाद हमने देखा कि आप उसी को अपने साथ लिए हुए किसी दुकान पर चाय पी रहे हैं और समोसा खा रहे हैं। मेरे भाव को समझना कि किसी बात को लेकर के आपने किसी को दो चार लगा दिए। अब जिसको आपने दो चार लगाने का कार्य किया है वो नाराज तो आपसे रहेगा ना। मान लीजिए पब्लिक में आपने दो चार उसको लगा दिए तो नाराज तो हो ही जाएगा वो। लेकिन बाद में हमने क्या देखा कि आप उसी व्यक्ति को अपने साथ लिए हुए हैं और किसी दुकान पर बैठ करके आप क्या है, चाय का आनंद ले रहे हैं और साथ में समोसा भी है। ऐसे में तो आपको हम क्या कहेंगे, अरे आप तो बहुत काबिल आदमी हो, आप तो बड़ी डिप्लोमेटिक आदमी हो, आपके अंदर तो एक ऐसी क्षमता है कि आप अपनी बातों का आधार बना करके किसी को आसानी से क्या कन्विंस कर लोगे। जिसको आपने दो चार लगाए उसी को बगल में बैठा के आप बाद में चाय पिला रहे हैं, आप बाद में समोसा पिला रहे हैं। वो तैयार कैसे हुआ, वो तैयार इस नाते हुआ क्योंकि उस पर प्रभाव किसका आया, आपकी डिप्लोमेसी का आया। उस पर प्रहार किसका आया, आपकी बातों का आया। उस पर प्रहार किसका आया, आपके शब्दों के माया जाल का आया। यहां स्थिति साफ है कि मराठास, कर्नाटक का नवाब और हैदराबाद का निजाम ये मैसूर से क्या है, बिल्कुल खिलाफ है।
ये चाहते हैं कि हैदर अली के नेतृत्व में जो मैसूर अपना भौगोलिक विस्तार की नीति को अपनाया हुआ है, मैसूर को अपने भौगोलिक विस्तार की नीति को त्यागना होगा, अदरवाइज हमारी क्षेत्रों की रक्षा कौन करेगा? मिल गया किसके साथ? कंपनी के साथ। लेकिन क्या कमाल की योग्यता थी हैदर अली के पास, क्या कमाल की योग्यता थी, मानना पड़ेगा आपको, बिल्कुल आपको मान के चलना पड़ेगा। जैसे ही 1767 ईस्वी में ये आपका प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष प्रारंभ हुआ, वैसे ही मामला पलट गया। ये इक्वेशन 1767 ईस्वी में क्या बन गई? 1767 ईस्वी में मैसूर के साथ क्या जुड़ा? कर्नाटक। कर्नाटक के साथ क्या जुड़ा? हैदराबाद। और हैदराबाद के साथ क्या जुड़ा? मराठा। वाह भी, क्या योग्यता थी आपके अंदर। जो लोग आपसे नाराज हैं और इसी बात को आधार बना करके वो कंपनी के साथ चले गए थे और एक संयुक्त मोर्चे का गठन कर लिया था आपके खिलाफ, लेकिन क्या कमाल की योग्यता थी आपके पास। किस तरीके से आपने उनको कन्विंस किया, यानी कि अपने विरोधियों को ही आप अपने पक्ष में ले आए। आप अपने विरोधियों को ही अपने पक्ष में ले आए, यानी कि जब प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष प्रारंभ हुआ तो आपके विरोधी आपके बगल में हैं और अब ये किसके खिलाफ हो गए हैं? अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए हैं। अब ये किसके खिलाफ हो गए हैं? अब ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हो गए। मानना पड़ेगा आपको, बिल्कुल मान के चलना पड़ेगा। ताकत तो थी किसमें? हैदर अली के पास। आप देख रहे हैं सब कुछ आप ही के सामने बना हुआ है। आगे आप यहां पर क्या कहेंगे, क्या क्या बातें काम की आपकी हैं? आप ये कहेंगे 1761 एडी का टाइम हाईलाइट करने की बात करेंगे और यहां क्या दिखाएंगे आप लोग? मद्रास की संधि। यहां पर क्या दिखाएंगे? मद्रास की संधि। मद्रास की संधि के साथ क्या जोड़ के चलेंगे? प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष आप जोड़ के चलेंगे। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष आप जोड़ के चलेंगे। पूरा कैसे लिखेंगे? प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष की समाप्ति। प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष की समाप्ति। और इसी के साथ ये जोड़ के चलेंगे कि जो मद्रास की संधि है यही भारत में अंग्रेजों की पहली हार का प्रतीक बनी। पहली हार का प्रतीक बनी। तो यहां पर दो तीन प्रकार की बातें और आपको याद करके चलनी पड़ेंगी कि मद्रास की संधि कब संपन्न हो रही है? 1769 एडी में। और मद्रास की संधि ने क्या है? प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष की समाप्ति की है। लेकिन जो मद्रास की संधि है इसी को आधार बना करके आप इस बात को हमेशा हाईलाइट करके चलेंगे कि मद्रास की संधि को आप कोई साधारण संधि मान के ना चलें, बल्कि जो मद्रास की संधि है इसी को आधार बना के कहा जाता है कि यही भारत में क्या है? अंग्रेजों की पहली हार थी। यही भारत में क्या है? अंग्रेजों की पहली हार थी। यानी कि कंक्लूजन क्या निकल के आया? यानी कि कंक्लूजन आपके सामने क्या निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल के आया कि हैदर अली ने ही सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजों को हराया था। सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजों को पराजित किया था। सर्वप्रथम भारत में अंग्रेजों को हराया था। देख लो, इसलिए तो यह कहा जाता है कि हैदर अली के पास जो डिप्लोमेटिक चैनल्स रहे, हालांकि टीपू सुल्तान उनसे भी आगे निकल जाएंगे, अपने पिता से काफी आगे निकल जाएंगे, लेकिन यहां इस ताकत को आपको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। जो उनके विरोधी हैं, जो कंपनी के बगल में जाके बैठे हैं और मैसूर को ही टारगेट बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपका प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष आपका प्रारंभ होता है, वैसे ही उन्होंने क्या है? अपने विरोधियों को अपने पक्ष में ला दिया। सब कुछ कैसे हुआ? डिप्लोमेटिक पावर के बिहाफ पे हुआ। मद्रास की संधि, प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष की समाप्ति
और यही भारत में अंग्रेजों की पहली हार का प्रतीक बनी है। निष्कर्ष हमने आपको दिया है कि हैदर अली नाम के व्यक्ति ने ही सबसे पहले भारत में क्या है, अंग्रेजों को हराने का कार्य किया, अंग्रेजों को क्या है, डिफीट करने का कार्य किया। तो जैसा हमने चर्चा की शुरुआत में आपको बता दिया था कि जो आंग्ल मैसूर संघर्ष वाली कैलकुलेशन होगी, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में आपके सामने आएगी। आज हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया है, सब कुछ आपके सामने बना हुआ है और पूरी कोशिश हमने ये की है कि परीक्षा उपयोगी जो ग्राउंड्स हैं वो आपके सामने आ जाए। कल की क्लास में क्या होगा, कल की क्लास में यह हो जाएगा कि प्रथम आंग्ल मैसूर संघर्ष से आगे की कहानी हम बनाएंगे और आगे की कहानी बनाते हुए क्या है, हम मैसूर को पूरा क्या है, वाइंड अप कर लेंगे, पूरा क्या कंप्लीट करके चलेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर आपका क्या स्टार्ट हो जाएगा, आंग्ल मराठा संघर्ष आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो लगभग 4 से 5 क्लासेस में क्या है आपके सामने पूरा आएगा। मेहनत करते रहो, जुड़ के काम करो, नोट्स बनाने में कंजूसी ना करो। हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे कि बाहर नहीं घूमना, घूमो, अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष को जियो, लेकिन पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अपने जीवन के प्रत्येक पक्ष को जियो, लेकिन पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई में जो आपकी निरंतरता है, जो रेगुलरिटी है, वो मेंटेन्ड होकर के रहे, बिल्कुल उस पर कोई प्रभाव नहीं आना चाहिए। बस इन्हीं सकारात्मक संदेशों के साथ और शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।